वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। हमारा पहला आर्टिकल मलायन जाइंट स्क्वायरल के बारे में है, एक प्रकार की गिलहरी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी एक स्टडी की जो इस तरीके की पहली स्टडी है, जहां पर उन्होंने मलायन जाइंट स्क्वायरल के जो नंबर्स हैं उसको लेकर कुछ प्रोजेक्शन बताया, कुछ आइडिया बताया। उन्होंने ये कहा कि 2050 तक जो मलायन जाइंट स्क्वायरल है उसकी संख्या 90% तक घट जाएगी और हो सकता है आने वाले समय में अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये जीव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो काफी कंसर्निंग मुद्दा है। अभी अगर हम इस पर ध्यान दे लें तो शायद ऐसी सिचुएशन अराइज हो ही ना। तो मलायन जाइंट स्क्वायरल है क्या, जिसके बारे में इस तरीके की अभी स्टडी की गई है। इसका देखिए साइंटिफिक नेम रुतफा बायोकलर है, बाई कलर है। बाई कलर स्पष्ट हो रहा है कि दो रंग की होती होगी ये, तो दो कलर्स इसमें होते हैं। इसका शरीर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल डार्क कलर का होता है और नीचे का जो गर्दन के पास का हिस्सा होता है या बेली का पार्ट होता है वहां पर आपको एक पैल कलर मिलेगा, काइंड ऑफ येलो कलर मिलेगा। ठीक है, इसके लंबे बाल होते हैं और बुशी टेल होती है, खूब सारे बालों के साथ एक पूंछ होती है। साइंटिफिक नेम तो यूपीएससी नहीं पूछा करती। ये दुनिया की कुछ बड़े स्क्वायरल स्पीसीज में से एक है। यहां पर देखिए, अगर हम इसका कंपैरिजन नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्वायरल के साथ करें तो ये उसके विपरीत डायर्नल होती है। जैसे जो नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्वायरल है, नॉक्टर्नल मतलब ये रात में एक्टिविटीज करते हैं, जबकि इनकी एक्टिविटीज दिन में होती हैं। लेकिन ये आर्बोरियल होते हैं, यानी कि ट्री ड्वेलिंग होते हैं, पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं, हर्बीवरस होते हैं, जैसे कि फ्लाइंग स्क्वायरल्स भी होती हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। ऊंचाई पर ये काफी ऊंचाई तक रह लेते हैं, सी लेवल से 50 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की ऊंचाई में सर्वाइव कर पाते हैं। ग्लोबली ये कई सारे देशों में आपको मिलेंगे, जैसे कि साउथ ईस्ट चाइना में, सदर्न चाइना में, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलायन पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, इन सभी जगहों पर यह स्क्वायरल आपको मिल जाएगी। इंडिया में ये आपको इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्राइमरली दिखेगी। वेस्ट बंगाल का हिस्सा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, ये ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको ये स्क्वायरल देखने को मिल जाएगी। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो स्क्वायरल है इसे फॉरेस्ट हेल्थ इंडिकेटर के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब अगर इनकी संख्या ज्यादा है तो फॉरेस्ट में सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या गिर रही है मतलब फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, वहां पर पोल्यूशन है या और भी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इन्हें अभी नियर थ्रेटन रखा गया है। स्टेटस अभी तो नियर थ्रेटेंड ही है, बट आने वाले समय में खराब हो सकता है एज पर दिस स्टडी। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। इस स्टडी के मुताबिक इनकी संख्या के कम होने का जो थ्रेट है वो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगातार कम हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है, क्रॉप का कल्टीवेशन बढ़ाया जा रहा है तो फॉरेस्ट का एरिया कवर हो रहा है, इलीगल ट्रेड भी हो रहा है, कई बार इन गिलहरियों को जान से मार दिया जाता है कंजम्पशन के लिए भी। तो इस वजह से इस गिलहरी के ऊपर, स्क्वायरल के ऊपर जो खतरा है वो बना हुआ है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो साइन ट्रायल के बारे में है। शाइन ट्रायल जो है वो टीबी से यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा हुआ एक ट्रायल है। ट्रायल, अगर आप ये शब्द देखें तो इसका पूरा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। देखिए कॉन्टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है कि जब ट्यूबरकुलोसिस होता है, किसी भी व्यक्ति को होता है, तो उसका उपचार है, इलाज है, लेकिन इलाज काफी लंबा होता है। 6 महीने का एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इन बिटवीन आप दवा को मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये किया तो जो टीबी है वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएगा और उसके बाद खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब 6 महीने लंबे प्रोसेस को कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप बिल्कुल असावधानी नहीं बरत सकते। अगर ये ट्रीटमेंट छोटा हो जाए किसी भी केस में, मतलब 6 महीने की बजाय अगर ये ट्रीटमेंट 4 महीने में हो जाए तो डेफिनेटली जिसका इलाज किया जा रहा है उसमें सहूलियत आ जाएगी। हमें कम समय तक प्रॉपर केयर के साथ ट्रीटमेंट करना होगा। नॉर्मली जो केयर होती है वो 6 महीने की होती है। इसी चीज को संज्ञान में लेकर कि क्या ये जो 6 महीने का ट्रीटमेंट है इसे हम, जो नॉर्मल टीबी है जो बहुत सीवियर नहीं है, क्या उसमें घटा के 4 महीने कर सकते हैं क्या?
इसी चीज को लेकर एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया, क्योंकि जब भी कुछ मेडिकल से एसोसिएटेड ट्रायल्स होते हैं तो काफी ज्यादा इफिकेसी की आवश्यकता होती है। तो मेडिकल ट्रायल प्रॉपरली किया गया हेल्थ ऑफिशियल्स के द्वारा, और ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा, जिसमें यह पाया गया कि अगर यंगस्टर्स में नॉर्मल टीबी है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो उसका इलाज हम 6 महीने की बजाय 4 महीने में भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को डिवाइड करके ये पूरा ट्रीटमेंट किया गया था। WHO ने भी इस पूरे ट्रायल को एप्रिसिएट किया, और ये डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में आने वाले समय में मददगार साबित होगा, और WHO इस संबंध में अपनी गाइडलाइंस में बदलाव भी करेगी। ये था क्या? देखिए, ये शॉर्टर ट्रीटमेंट फॉर मिनिमल ट्यूबरकुलोसिस के लिए था। मतलब ऐसा ट्यूबरकुलोसिस जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, पार्टिकुलरली चिल्ड्रन में 16 साल से 20 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इस चीज़ को टारगेट किया गया। कुछ लोगों को लिया गया जिनको ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है, उन्हें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया क्लिनिकल ट्रायल के लिए। कुछ लोगों को 6 महीने का एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट दिया गया जो दिया जाता है, और कुछ लोगों को 4 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया जो कि ट्रायल पर था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इस पूरे ट्रायल के लिए 4 देशों में 5 स्टडी साइट्स को चूज किया गया। 2000 साउथ अफ्रीका, युगांडा, जाम्बिया एंड इंडिया। चूंकि इंडिया इस पूरे ट्रायल का पार्ट है और इंडिया में टीबी के केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये ट्रायल डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1204 बच्चों को लिया गया 16 साल की उम्र के, इनको पार्टिसिपेंट बनाया गया, जिसमें से 127 ऐसे बच्चे भी थे जिनको HIV इन्फेक्शन भी था। जब पूरा ट्रायल कंप्लीट हुआ तो ये देखने को मिला, बाद में 18 महीनों तक फॉलोअप लिया गया कि कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा है। तो ये देखा गया कि जिनको 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया था और जिनको 4 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया था, उसमें कुछ खास अंतर नहीं आया। तो कुल मिला के देखा गया कि 4 महीने वाला ट्रीटमेंट भी बिल्कुल बढ़िया गया और कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी कि ये पूरा ट्रायल सक्सेसफुल रहा। आने वाले समय में हो सकता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस के नॉर्मल केसेस हैं उसमें जो ट्रीटमेंट है वो 4 महीने का ही आ जाए। इसमें जो स्पॉन्सरशिप थी वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की थी, यूके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट और टीबी अलायंस, इन सभी लोगों ने मदद की इस पूरे ट्रायल को कंप्लीट करने में। और WHO का जो ग्लोबल टीबी प्रोग्राम है उसने इस पूरे ट्रीटमेंट ट्रायल को वेलकम किया है। तो काफ़ी अच्छा एक इंफॉर्मेशन है टीबी के फील्ड में जो हमारे सामने है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है, जो कि ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है। जो टीबी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जिसको टीबी है वो कफ, स्नीज या स्पिट करता है, उसके मुंह से थूक निकल जाए किसी भी वजह से, तो उसमें टीबी के जर्म्स होते हैं जो एयर में सर्कुलेट हो जाते हैं, और उसके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आएगा उसे टीबी होने का खतरा होता है। सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि कफ में स्पुटम आता है, थूक, कई बार ब्लड भी आ जाता है, चेस्ट में पेन होता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वीट, रात में बहुत सारा पसीना आना, ये सारी चीजें होती हैं सिम्टम्स के तौर पे। ट्रीटेबल है टीबी, क्यूरेबल डिसीज है, इलाज हो सकता है, लेकिन आसान इलाज नहीं है। 6 महीने का बहुत एक्सटेंसिव केयर देना पड़ता है, जिसमें 4 महीने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं और बाकी 2 महीने और तरीके का प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन, सुपरविजन, सपोर्ट, इन सभी चीजों को संज्ञान में लेकर ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटी टीबी जो मेडिसिन होती हैं जो काफ़ी दशकों से इस्तेमाल की जा रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर दवा मिस हो गई तो किसी पार्टिकुलर मेडिसिन को लेकर वो टीबी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, और कई बार एक से ज़्यादा दवाओं के लिए ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। तो जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है जिनका इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता है टीबी को क्योर करने के लिए, तो ऐसे टीबी को MDR टीबी कहा जाता है, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें 2 सबसे फर्स्ट लाइन मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन। ये काम करना बंद कर देती हैं। इसके बाद सेकेंड लाइन ड्रग्स का इस्तेमाल करके इस टीबी को ट्रीट करने का प्रयास किया जाता है। मतलब इसका भी इलाज हो सकता है, संभावना रहती है। लेकिन अगर ये MDR टीबी भी बिगड़ जाए तो उसे XDR टीबी बोलते हैं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम करना बंद कर दे रही हैं और सेकेंड लाइन ड्रग ने भी काम करना बंद कर दिया, वो भी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया टीबी। उसके बाद तो फिर ये होता है कि लगभग बात खत्म है, इलाज हो नहीं पाता, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बचते नहीं हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट की जान चली जाती है। यहाँ पर देखिए टीबी अलायंस के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मदद करी इस पूरे ट्रायल में। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप, अब ये शब्द आ गया नया, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, फिलैंथ्रोपिक सेक्टर, जो लोग हेल्प वगैरह करते हैं, ये सभी लोग मिलकर ड्रग्स, वैक्सीन्स
या हेल्थ टूल्स के डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप करते हैं, उसे प्रमोट करने के लिए। तो जो पीडीपी है, एक प्रकार का टीबी अलायंस, ये भी पीडीपी ही है, टीबी ड्रग डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। फरवरी 2000 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो निसर्ग ग्राम के बारे में है। ग्राम मतलब गांव। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी निसर्ग ग्राम कैंपस को डेवलप किया है पुणे में। यहां पर देखिए, जो नेचुरोपैथी है उसे डेवलप करने का काम किया जाएगा। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट का एक मैकेनिज्म है जहां पर बॉडी की सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को फोकस किया जाता है। यह ऐसा कहता है कि बॉडी अपने आप को क्योर कर सकती है, बस आप उसे जरूरी चीजें दे दीजिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड हैं, एटमॉस्फेयर या फिजिकल चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड है वो आप दे दीजिए बॉडी को, बॉडी अपने आप को क्योर कर लेती है। ऐसा नेचुरोपैथी का मानना है। इसी के माध्यम से शरीर को सही किया जाता है। इसे डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए निसर्ग ग्राम को डेवलप किया गया है, जो कि एक नया कैंपस होगा NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का। देखिए, इसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो ये है कि महात्मा गांधी जी नेचुरोपैथी को काफी ज्यादा प्रोपोगेट करते थे। उन्होंने 1946 में इसके लिए कैंपेन भी चलाया था निसर्ग उपचार आश्रम में, जो कि पुणे के नजदीक एक गांव में था। उसी चीज को वापस से रिवाइव करने के उद्देश्य से इस कैंपस को बनाया जा रहा है। जो निसर्ग ग्राम होगा, यहाँ पर इनोवेशंस और अलग अलग तरीके के जो उपचार के माध्यम हैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया जाएगा। नेचुरोपैथी के कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे। ये फ्यूचर ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब साइंस बेस्ड अप्रोच अपनाया जाएगा। नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करके एक्चुअली में हम कैसे बॉडी को क्योर कर सकते हैं। यहाँ पर साइंस बेस्ड अप्रोच होगा, गांधी जी की जो गांधीयन स्पिरिट है वो होगी, और उसकी सोशल रिलेवेंस को भी ध्यान में रखा जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के बारे में। NIN ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत। गांधी जी का जो एक इंस्टीट्यूट था नेचर केयर के लिए, जिसे ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन कहा जाता था, गांधी जी इसके एक फाउंडर भी थे। उसकी हेरिटेज के तौर पे NIN जो है वो अस्तित्व में आया। गांधी जी ने 1945 में जिस जगह पे ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया गया था, उसी जगह पे आज NIN फंक्शन करता है। बाद में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और NIN में से कन्वर्ट कर दिया गया, जो अलग अलग तरीके से नेचुरोपैथी को प्रमोट करता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस के बारे में है। देखिए, ये डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, हमें जानना चाहिए। UPSC ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करती है जो हमारे आम जीवन से जुड़े हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है, टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव। इसमें 9 लाख कंसल्टेशंस पूरे हो गए हैं। कितने कंसल्टेशंस पूरे हुए हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये है क्या। टेलीमेडिसिन सर्विस का मतलब ये होता है कि आप टेलीफोन से सर्विस अवेल कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आप टेलीफोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ के जवाब ले सकते हैं। तो ये पूरा इनिशिएटिव है। इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर एंड डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन की बात है। कई बार एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, बाकी पेशेंट तो कंसल्ट करते ही हैं। तो 2 टाइप का कंसल्टेशन है। डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन को ई संजीवनी कहा गया है, और पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन को ई संजीवनी OPD कहा गया है। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट, जिसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको बता देता है क्या क्या करना है, आप अपने घर पे आके कर लेते हैं। तो 2 प्रकार की कंसल्टेशन की बात यहां पर की गई है। ई संजीवनी की बात करें तो डॉक्टर टू डॉक्टर जो कंसल्टेशन है वो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जहां पर 1,50,000 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनको हब एंड स्पोक मॉडल पे कनेक्ट करने का टारगेट है दिसंबर 2022 तक। हब एंड स्पोक मॉडल में होता है जैसे साइकिल की तीलियां होती हैं कि हर चीज आकर एक जगह पे जुड़ी होती है, इसी यही हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं। मतलब यहां पर होगा ये कि ये सभी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो एक जगह पे कनेक्ट होंगे। जो ई संजीवनी OPD है ये कोविड-19 पेंडेमिक के एमिड लाया गया था, क्योंकि तब डॉक्टर से कंसल्ट कर पाना फिजिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो आप टेली कंसल्टेशन कर सकें, इसीलिए ये OPD का मैकेनिज्म लाया गया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो SCO ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन के बारे में है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कोई एग्जीबिशन है, ये ऑनलाइन एग्जीबिशन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे लॉन्च किया है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को पोर्ट्रे करने के लिए। देखिए, बुद्धिज्म कई सारे देशों में फैला हुआ है, तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये जो एग्जीबिशन है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस प्रकार का ये पहला इनिशिएटिव है जिसे डेवलप किया गया है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के द्वारा, जहां पर जो SCO मेंबर कंट्रीज हैं उनके म्यूजियम्स का कोलैबोरेशन है। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सभी देशों के म्यूजियम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, म्यूजियम में आपको बुद्धिस्ट हेरिटेज देखने को मिलती है। अब कोविड-19 चल रहा है तो
इन म्यूजियम्स को विजिट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर सारी चीजें ऑनलाइन देखने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो बुद्धिस्ट कनेक्शन है वेरियस कंट्रीज का वो यहाँ पर अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है सिंगल प्लेटफॉर्म पे। जो बुद्धिज्म की इनरिचमेंट है उसे हम देख सकते हैं, उसकी प्राचीनता को उसे अप्रिसिएट कर सकते हैं। हमें जो डिफरेंट स्कूल हैं बुद्धिज्म के उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। गांधार, मथुरा, नालंदा, अमरावती, सारनाथ 3D वर्चुअल फॉर्मेट में हम इन सभी चीज़ों को देख पाएंगे। हमें जो आर्टिस्टिक वेल्थ है जो वेरियस म्यूजियम्स में रखी गई है वो आसानी से देखने को मिल जाएगी इस एग्जीबिशन के माध्यम से। बात करते हैं एससीओ के बारे में। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशिया में वर्क करता है, एशिया और यूरोप दोनों के यहाँ पर मेंबर्स हैं। यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, हर फील्ड में काम करता है। इनका उद्देश्य यह है कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए रीजन में। 2001 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इसे अलायंस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका फोकस लार्जली एशिया पैसिफिक पे रहता है और ये पूरे रीजन में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इसके ज्योग्राफिकल कवरेज और पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया और चाइना आ गए तो पॉपुलेशन तो आप देख ही सकते हैं। रशिया और चाइना है तो कवरेज आप जो इसका ज्योग्राफिकल कवरेज है वो भी समझ सकते हैं। ये 3/5 जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है उसे कवर करता है और लगभग आधी ह्यूमन पॉपुलेशन भी कवर कर लेता है। मेंबर्स देखिए, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। याद रखिएगा मेंबर्स के नाम। ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को। डायलॉग पार्टनर्स भी हैं कुछ, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। ठीक है। स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स बताइए। मलायन जाइंट स्क्वायरल आयुष्मान स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। इंडिया में ये केवल नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो बताइए सही है कि गलत है। दूसरा है शाइन ट्रायल। ये एक टेस्ट है ताकि जो बच्चे हैं उसमें कोविड-19 को का जो ट्रीटमेंट है उसे छोटा किया जा सके। ई संजीवनी ये कॉमन मैन के ग्रीवांसेस को एड्रेस करता है, एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम स्कीम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग को भी इंश्योर करता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।